हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मैं आज से हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ। इस क्लास को अगर आप एग्ज़ाम तक डेली लेते हैं तो आप हिंदी में 37 में से 37 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। चाहे एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, चाहे जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे, मैंने सभी क्वेश्चंस को जो है इस तरह से सेट किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है मैं बता सकूँ, समझा सकूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, आपको कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं उसे भी समझाऊंगी। तो आप लोग अगर इस क्लास को एग्ज़ाम तक डेली लेते हैं तो आप आसानी से 37 में से 37 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको डेली क्लास लेना है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने एक एक क्वेश्चंस को बहुत सोच समझ के उसको अच्छे से सेट किया है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को या उपयुक्त सभी। तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी कहते हैं, वर्णों के समुदाय को भी कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही है। इसमें आपका देखिए 4 क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन में। तो एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे? वर्णमाला। या फिर एग्जामिनर आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने 4-5 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछे उसका आंसर दे सके। हिंदी में कुल व्यंजन है, कुल कितने व्यंजन है हिंदी में? तो हिंदी में वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 11 है स्वरों की कुल संख्या। और अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो टोटल कितनी है? 25 है। का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन है वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आपका का वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, डा वर्ग आएगा, ता वर्ग आएगा और पा वर्ग आएगा, 5 वर्ग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, शब्द, अक्षर। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? मौखिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे का क्या है? आपका अक्षर है। इसमें का जो है हलंत वाला ये व्यंजन का शुद्ध रूप है और इसमें ह्रस्व आ है। तो का आपका क्या है? अक्षर है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयबोधक, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगाते हैं हम लोग? जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह हम लोग कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे आपको अल्प विराम से अधिक समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह हम लोग कहाँ लगाते हैं? तो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? क्या ये सही है? नहीं। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ये सही है क्या? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कॉमा भी लगा है, यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, गलत है। और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो भी नहीं है। पिता ने पुत्र से कहा डैश, यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, देर हो रही है, कब आओगे? तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? थर्ड वाला। विराम चिन्ह की दृष्टि से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? साधु बिल्कुल सही है, शून्य ये भी सही है, सांसारिक ये भी सही है, हस्तक्षेप, देखिए हस्तक्षेप नहीं होता है, क्या होता है? हस्तक्षेप। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि आपको अशुद्ध वर्तनी बताना था। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइए? प्रादेशिक बिल्कुल सही है, मधुर ये भी सही है, व्याप्त ये भी सही है, लेकिन प्रामाणिक क्या सही है? नहीं। प्रामाणिक क्या होगा आपका? जी होगा शुद्ध वर्तनी, प्रामाणिक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे आशीर्वाद, कवयित्री, विदुषी, सम्राज्ञी, उज्ज्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बताइए? सॉरी, संधि की, देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल किसका मेल? तो स्वरों का मेल। तो जहाँ जो निकटवर्ती स्वरों का मेल होता है वहां पे क्या होता है? संधि होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, विधि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। इसका वर्ण विच्छेद आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है आएगा। आपके एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा भी गया था।
तो देखिए कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं हम अच्छे से समझेंगे। पहले क्या है, ऊ है तो ऊ लिख लीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए। इसमें देखिए क्या क्या है, तो इसमें आधा दा है, फिर या है। या में आपके किसकी मात्रा दिख रही है, दीर्घ आ की मात्रा दिख रही है ना। देखिए यहाँ पे व्यंजन का शुद्ध रूप जो है हलंत वाला होता है, तो जितने भी व्यंजन दिखेंगे आप उन सभी में क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। और दीर्घ आ है, दीर्घ आ लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए। ना है, ना देखिए है ना, तो ना लिखेंगे, व्यंजन है तो हलंत जरूर लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या है, हस्व आ है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देखिए कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। क्या होगा संग्रहालय का सही संधि विच्छेद, करिए। देखिए सम धन ग्रह धन आलय संग्रहालय। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 में है, सम धन ग्रह धन आलय। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेष का संबंध या फिर उपमान उपमेय का संबंध जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे देव जो महान है, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। देव, देव क्या है, विशेष है। महान यानी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे महान शब्द जो है वो विशेषण है, तो विशेष और विशेषण का संबंध पाया जा रहा है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। या फिर जहाँ पे भी आपको प्रथम पद उपसर्ग दिख जाए, क्या लगाएंगे आप, अव्ययीभाव समास लगाएंगे। जैसे आमरण, आमरण में आ क्या है, आपका उपसर्ग है ना, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, तो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। या फिर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे दिन दिन, दिन दिन में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। रात रात में कौन सा समास है, तो उसमें भी अव्ययीभाव समास है। धीरे धीरे में पूछे कौन सा समास है, तो ये भी क्या है, अव्ययीभाव समास। यानी एक ही शब्द जब रिपीट होगा तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। एकत्र मीन्स होता है इकट्ठा, एकत्र जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा इकट्ठा। उच्च जो है ये भी क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। अमृत क्या है, ये भी आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, अमी होगा या फिर अमी, इस तरह। गांव क्या है, तो गांव जो है आपका ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तद्भव शब्द आपको बताना है। तो देखिए खेत जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होता है क्षेत्र। क्या होता है तत्सम? क्षेत्र होता है। प्रभु, नाथ, त्रिकुटी, ये जो है आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ का विलोम आपको बताना है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है। सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ हो जाएगा सर्वज्ञ का विलोम। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंबर हो जाएगा। अवनी मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहले हम देखते हैं कौन कौन से शब्द अश्व के पर्यायवाची है। घोटक है, घोड़ा भी है भी है, लेकिन तरंग जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। दिनकर, नीरज, पुष्प, अंबर। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? दिनकर मीन्स क्या होता है? सूर्य होता है, यानी ये सूर्य का पर्यायवाची है। अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। पुष्प किसका पर्यायवाची है? तो फूल का पर्यायवाची है। नीरज मीन्स क्या होता है? कमल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्र को जीत लिया हो। जिसने इंद्र देवता को जीत लिया हो उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जितेंद्री कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उससे कहेंगे, क्या कहेंगे? जो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे आशुतोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यहाँ आपका होता है उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो किस दिशा को क्या कहते हैं हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो वायव्य कहते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो आग्नेय कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा।
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? द्विज के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? ब्राह्मण होता है, दात भी होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन विदेश जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द, समरूप या समुच्चारित शब्द, विपर्याय या विलोम शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यायवाची शब्द यानी जिसका अर्थ जो है समान रहे उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि, ये क्या है? अनल पर्यायवाची शब्द है। समरूप या समुच्चारित शब्द यानी सुनने में एक जैसा लगे और दिखने में एक जैसा हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, उसे हम समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे अनल और अनिल, अनल और अनिल, इसे हम क्या कहते हैं? समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं। ठीक। विपर्याय या विलोम शब्द यानी जिसका अर्थ जो है एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे लाभ, हानि, दिन, रात, पाप, पुण्य, माता, पिता, भाई, बहन, ये क्या है? विलोम शब्द है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है, यानी सेकेंड। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। कपट और कपाट, कपट यानी धोखा, कपट मीन्स धोखा, कपाट मीन्स क्या होता है? दरवाजा, कपाट दरवाजा, कपट यानी धोखा। उसने तो मेरे साथ कपट किया, छल किया यानी धोखा दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट सही है, बाकी जो है वो सभी क्या है? गलत है। फ्रेंड्स आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में लाइक करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लाऊँ। बलि और बलि का अर्थ है, बलि मीन्स होता है बलिदान। क्या होता है? बलिदान। बलि मीन्स होता है वीर। अब हम याद कैसे रखेंगे एग्जाम में? देखिए हमें ये तो याद रहता है कि बलि मीन्स होता है बलिदान और वीर, लेकिन किस बलि का क्या अर्थ होगा ये भूल जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। वहाँ पे टेंशन भी रहता है, आप लोग काफ़ी नर्वस भी रहते हैं। तो देखिए इस तरह याद रखेंगे, इस बलि में बड़ी की मात्रा है, पेड़ में भी क्या है? बड़ी की मात्रा है। इस बलि में छोटी की मात्रा है यानी हाश्व ई है। तो इसमें बलिदान में भी क्या है? छोटी की मात्रा यानी हाश्व ई है। तो इस तरह आप रिलेट करके याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। पत्थर को जोक नहीं लगती, लोकोक्ति या कहावत का अर्थ है। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर को जोक नहीं लगता, कहावत का अर्थ होगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। जो व्यक्ति हड्डी होता है उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता, इसी को कहते हैं पत्थर को जोक नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधनहीन, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ये तो बिल्कुल सही है। तीन तेरा होना
यानी तितर बितर होना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, संगठित होना, तो ये गलत है। 3 तेरा होना यानी तितर बितर होना। एक टकसाल के ढले हैं, यानी सब क्या कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। एक ही टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं, तो बिल्कुल ये सही है। आग के अंधे गाढ़ के पूरे, यानी मूर्ख है व्यक्ति लेकिन धनवान है, मूर्ख लेकिन धनवान, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही नहीं है, तो थर्ड आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा, थर्ड। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो देखिए ऑप्शंस आपको दिया है ना, तो आप क्या करेंगे, हर ऑप्शन के साथ अचूक शब्द लगा के देखिए किसके साथ आपको अच्छा लग रहा है। अचूक शब्द यानी सुनने में सही लग रहा है। अचूक चोट, अचूक चोट, क्या कभी आपने ये शब्द सुना है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अचूक नेत्र, क्या नेत्र के आगे अचूक विशेषण लगेगा, अचूक नेत्र नहीं, सुंदर नेत्र होंगे, अचूक नेत्र नहीं होगा। अचूक निशाना, हाँ ये शब्द तो हमने सुना है, सुनने में भी अच्छा साउंड कर रहा है, तो ये आपका सही होगा। अचूक जवाब, क्या ये सुना है, नहीं, अचूक निशाना होगा, सबसे अच्छा क्या होगा, निशान, निशाना, अचूक निशाना। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। फ्रेंड्स, मैंने संज्ञा से संबंधित एक अलग वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो संज्ञा जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी ही वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जाके। देखिए अमीर, अमीर क्या है, भाव है। गरीब क्या है, ये भी भाव है। समूह क्या भाव है। मिठास क्या भाव है, मिठास तो भाव है लेकिन समूह भाव नहीं है। ठीक, भाव यानी जो चीज़ हमें दिखाई न दे, जिसे हम टच न कर सके, उसे भाव कहते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, जवानी, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है, भाव है। खट्टास, ये भी भाव है। पुस्तक क्या भाव है, नहीं, पुस्तक आपका भाव नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा तो नदी का नाम है ना, या फिर किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी बोल दे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन किसी एक नदी का नाम ले ले या किसी एक व्यक्ति का नाम ले ले तो वो क्या हो जाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। रशीला, रशीला क्या है, भाव है। कड़वाहट, ये भी भाव है। बुढ़ापा भाव है। उन्नति भाव। तो इस ऑप्शन में सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। धैर्य, धैर्य भाव है। चालाकी, ये भी भाव है। उदासी, उदासी भी भाव है, लेकिन सूर्य क्या है, सूर्य जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के अगर आपसे भेद पूछे कितने होते हैं तो 6 भेद होते हैं, या फिर सर्वनाम के प्रकार पूछे तब भी आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। सर्वनाम कितने हैं, कुल कितने सर्वनाम है, 11। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तो आप 6 बताएंगे, लेकिन सर्वनाम कितने हैं, तो 11 सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए।
निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह और वह आएगा। जब यह और वह आपको किसी वाक्य में दिख जाए तो वहां आप क्या लगाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? खुद आएगा, आप आएगा। ये आप जो है आदर सूचक आपसे अलग होता है। जैसे मैं अपने आप ही काम कर लूंगी, तो आप जो है खुद के लिए आया है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। या फिर स्वयं शब्द आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? जैसे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है आपको पता है? नहीं, कोई आ रहा है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, राम ने श्याम को कुछ दिया। क्या दिया आपको पता है? नहीं, कुछ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा आपका? जैसे कौन आ रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, कौन और क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी पतंग है, यह आपका कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम ना। यह और वह, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, मैं उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम से पहले करा दूँगी, ताकि एग्ज़ामिनर कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे आप लोग उसको आसानी से कर ले। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। अपने आप ही, आप किसके लिए आया? अपने लिए ना, खुद के लिए आया है, स्वयं के लिए आया है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा? जैसा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। या जो सो आ जाए, ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जैसे तुम, मैं, हम, अन्य, जैसे ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट है। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। हिंदी में देखिए, लिंग जो है सिर्फ 2 होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका। क्या होगा? ऋषिका हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवियत्री हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। और विदुषी किसका स्त्रीलिंग है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी राइटिंग मत देखिए, आप लोग जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जो भी चीज़ें बता रही उस पर ध्यान दीजिए, ठीक? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और सुनिए। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। एक होता है आपका स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। लेकिन मंत्री शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए भी यूज करते हैं और हम पुल्लिंग के लिए भी यूज करते हैं। यानी कोई महिला मंत्री है तो भी हम उसे मंत्री ही बोलेंगे, और कोई पुरुष जो है मंत्री है तो भी हम उसे मंत्री ही बोलेंगे। तो ये जो है उभयलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? उभयलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है। सी के द्वारा किस कारक का परिसर्ग है? देखिए, सी और के द्वारा आया है तो वो आपका हो जाएगा करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा। अगर से जो है अलग होने के अर्थ में आता, से का उपयोग हम अलग होने के अर्थ में करते, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, राम विद्यालय से बाहर गए। यानी विद्यालय से राम क्या हो रहा है? अलग हो रहा है।
पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। से का प्रयोग अगर अलग होने के अर्थ में हो रहा है तो अपादान कारक, अगर के द्वारा यानी से का प्रयोग जो है कारक साधन के रूप में हो रहा है तो वहाँ पे करण कारक होता है। ठीक, संप्रदान को के लिए, को के लिए। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट है। नेक्स्ट, समुद्री साप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। कितने विशेषण और कितने विशेष हैं ये आपको बताना है। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है तो अच्छा जो है ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि राम की विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है। या फिर उसके दोष बताए, गुण बताए, और गुण बताए, उसके बारे में कुछ भी बताए तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब किसकी बात कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो राम के बारे में बता रहा है ना, तो राम विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समुद्री साप, साप क्या है? ये आपका विशेष है। समुद्री साप, कौन सा साप? समुद्री साप की बात की जा रही है तो समुद्री क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। और साप क्या है? तो साप आपका विशेषण है, यानी एक विशेषण और एक ही आपका क्या है? विशेष है। घातक, घातक और परंतु बहुत कीमती जहर, जहर भी क्या है? आपका विशेष है, क्योंकि जहर क्या है? विशेष। अब इसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है? घातक, घातक क्या है? विशेषण है। बहुत कीमती, देखिए यहाँ पे बहुत शब्द जो है वो क्या है? मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले कीमती क्या है? ये विशेषण शब्द है। बहुत कीमती यानी कीमती, इस शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो जहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रविशेषण के बारे में नहीं पूछा है तो हम इस शब्द को नहीं लेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कितने विशेषण है। तो एक विशेषण हो गया, घातक 2 विशेषण हो गया, कीमती 3 विशेषण, यानी 3 क्या है? विशेषण है। विशेष कितनी है? तो जहर और साप, यानी 2 विशेष है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? फर्स्ट सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो जिन्हें नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उसे हम विशेष कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए यानी जिसके बारे में बात कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। कस्तूरी, कैसी कस्तूरी है? सुगंधित, यानी कस्तूरी क्या है? आपका ये विशेष है, क्योंकि कस्तूरी के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सुगंधित क्या है? विशेषण है। विशेषण को हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सा शब्द विशेषण है आप लोगों के लिए। कस्तूरी क्या है? विशेष है, जिसे अंडरलाइन कर देते हैं। लोभी शिकारी, शिकारी, शिकारी क्या है आपका? शिकारी विशेष शब्द है। किस तरह के शिकारी है? लोभी, यानी लालची है। ये इसकी क्या बताई जा रही? शिकारी की विशेषता बताई जा रही। तो लोभी भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और शिकारी क्या है? ये विशेष है, क्योंकि शिकारी के बारे में बात की जा रही है। राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं।
हिरण, किस हिरण की? राजस्थानी, यानी हिरण की विशेषता बताई जा रही है कि ये हिरण जो है राजस्थानी है। तो राजस्थानी क्या हो गया? विशेषण हो गया। और हिरण क्या हो गया? ये विशेष हो गया। ठीक, तो अब हम गिनते हैं कि कितने विशेषण और कितने विशेष है। तो कितने विशेषण है? 1 2 3। कितने विशेषण है? 3 विशेषण है। कितने विशेष है? 1 2 3। 3 विशेष और 3 विशेषण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें खुद काम ना करके किसी और से काम कराया जाए, वहाँ पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यानी खुद नहीं करना है आपको, किसी और से करवाना है या किसी और के लिए करना है। जैसे सुनाना, आप खुद सुनेंगे नहीं, किसी और को सुनाएंगे ना। गिराना, क्या आप खुद गिरेंगे? नहीं, गिरना तो खुद गिरेंगे, लेकिन गिराना यानी किसी और को आप गिरा रहे हैं ना। तो जो काम किसी और से कराया जाए, आप खुद ना करके किसी और से करा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे गिरना, गिरना तो आप खुद गिरेंगे, लेकिन यहीं पे गिराना कह दिया जाए तो गिराना क्या आप खुद गिरेंगे? नहीं, किसी और को गिरा रहे हैं ना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बोलना क्या है? आप खुद बोलेंगे ना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है? नहीं, ये क्रिया है सिर्फ। सुनाना यानी किसी और को आप सुनाएंगे, तो ये सुनाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कहना, कहना क्या है? क्रिया है। आप खुद कहेंगे ना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लेकिन कहलवाना, कहलवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। बताइए, या उपरोक्त सभी। देखिए, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य कर्मवाच्य जो है कर्म के अनुसार, भाववाच्य भाव के अनुसार। यानी तीनों ऑप्शन जो आपके सही है, तो हम 3 ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 को लगाएंगे, उपयुक्त सभी। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह बहरा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। वह लाचार है। क्यों लाचार है? क्योंकि वह बहरा है। यानी कारण बताया जा रहा है ना कि वह क्यों लाचार है। वो लाचार इसलिए है क्योंकि वह बहरा है, सुन नहीं सकता। कारण बताया जा रहा है, तो कारणवाचक अव्यय होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है। तो फ्रेंड 37 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्लास के माध्यम से कम 100 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता।